डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। फ्रेंड्स, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ द टेम्परामेंट, कंटिन्यूएशन ऑफ द टेम्परामेंट सीरीज़। 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए, आज हम तीसरे लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है टेम्परामेंट की और कब हम इसको फंक्शनल कहेंगे, और हमने सिंबलाइज़ किए थे चारों कैफियत को। इसी के साथ हमने बताया था कि वो कौन सी फिनोमेना है जिसके थ्रू टेम्परामेंट प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, और वो कौन सी फिनोमेना है जिसके ज़रिए यूनिवर्स में, दुनिया में चीज़ें बनती हैं, नई कंपोजिशन की शक्ल लेती हैं। इसी तरह हमने सिंबलाइज़ किया और हमने ग्राफ की शक्ल में भी प्रेजेंट किया था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को लेकर के उसको हीट अप करके पर्टिकुलर सेम क्वांटिटी और सेम अमाउंट में हीट और सेम ड्यूरेशन, बट क्वांटिटी डिफरेंट हो या मैटर जो है डिफरेंट हो, तो उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिसिस्ट की बात करी थी कि उनका क्या कॉन्सेप्ट था, सूरत नौइया क्या है, आज के दौर में सूरत नौइया किसको हम कहेंगे, और मॉडर्न थ्योरी ने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है हमारे तिब की सूरत नौइया को। पिछली बार दिखाया था आपको कि सूरत नौइया का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। इसके साथ हमने पानी का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि पानी के कॉन्सेप्ट को कैसे हम सूरत नौइया, जब 2 एटम होते हैं, दोनों की नौ अलग अलग होती है, तो वो एक और एक मिल करके कोई चीज़ नहीं बनाते, कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते। तो ये अपने आप में बड़ी थ्योरी है। और उसके बाद हमने इसको डिटेल में समझा था कि किस चीज़ को सूरत नौइया कहते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कंपोजिशन में। इसी के साथ फिर हमने इब्न सीना के हवाले से देखा था कि उसने जो एग्ज़ाम्पल दिया था पानी का, उसके थ्रू हमने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया था कि किस तरीके से सूरत नौइया जो है चेंज नहीं होती, लेकिन कैफियत चेंज हो सकती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इससे कई सारी थ्योरी निकल के आती है सामने कि जब हम किसी भी एलिमेंट को गर्म करते हैं तो उसके एटम किस तरह से अपने दरमियान में एक स्पेस ले लेते हैं, खला पैदा कर लेते हैं और वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो इस तरह से इब्न सीना की भी जो ज़िक्र था, तशरीह थी। और उसके अलावा जो उससे पहले भी सूरत नौइया का जो डिफरेंट एग्जाम्पल था, उससे ये बात समझ में आई कि इसमें मैटर के एक्सपैंड होने की थ्योरी पुरानी हमारे लिटरेचर में मौजूद थी। बाद में अतिब्बा ने यकीनन इसको पढ़ के इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इसको जाना और इसको फर्दर एक्सप्लोर किया, और इस तरह से ये एक नई थ्योरी की शक्ल में नमूदार हुई। और इसी तरह जब हरारत रिड्यूस हो जाती है या बरूदत पैदा कर दी जाती है तो कोई भी मादा किस तरह से मुतकासिफ हो जाता है या उसके अंदर सकाफत पैदा हो जाती है, तो ये थ्योरी यहाँ पे निकल के आती है। तो दिस concept also induce a theory of heat conduction and expansion of the matter, as they have described that heat conduces in a matter expands। ये तो हम जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फिजियोलॉजी है मैटर की, सब लोगों ने पढ़ रखा है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि हम ये नहीं समझे कि ये नए दौर की खोज है। ये शुरू से पता है, जब से इंसानों ने मैटर्स के बारे में जाना। While heat reduces, matter shrinks. So heat enhances space between atoms, while coldness decreases space between atoms। ये भी कुल्लियात नफीसी का है। रतबा property of matter facilitate them to shape and disperse easily, while dryness induces hardship to the matter to get shape or disperse it, unless extra energy requires to get them a shape like iron। यहाँ पे ये जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी वाला, ये जहन में रखना है। ये अभी इसके बारे में आगे आएगा। ये बड़ी नई थ्योरी है आजकल के दौर में कि जब हम एक्स्ट्रा एनर्जी या किसी को फोर्सफुल्ली कोई चीज़ जो है मजबूर करते हैं ज्वाइन करने के लिए, हालांकि उनके अंदर एफिनिटी नहीं होती एक दूसरे को ज्वाइन करने की, फिर भी जब हम बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी उनको अप्लाई करते हैं तो वो ज्वाइन हो जाते हैं फिर। लेकिन जब वो ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इसको हम
इस लेक्चर में हो सकता आए, नहीं तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये थेरी है, हरारत तखलखुल पैदा करती है जबकि बरूदत तकासुफ। ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर जगह है। जब हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम तसद्दुद पढ़ते हैं, जब हम मादे का जो है उसकी गिल्ज़त पढ़ते हैं या उसकी रिक्कत पढ़ते हैं या तसद्दुद लाहक होता है, तो वहाँ ये सारी थेरी आती है। ये फ़िज़िक्स की बिल्कुल बेसिक थेरी है और इसका कॉन्सेप्ट वही है, हीट जो एक्सपेंड करती है और बरूदत उसको कंस्ट्रिक्ट करती है। मादे के थिकनेस को बढ़ाती है बरूदत और मादे के थिकनेस को कम करती है हरारत। इसी तरह पैसेज को भी नैरो करती है बरूदत और हरारत पैसेज के को वाइड करती है, डायलेट करती है। तो ये बिल्कुल ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है और होता आया है। तो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हॉट एंड कोल्ड प्रॉपर्टीज़ फैसिलिटेट एक्शन पेनिट्रेशन इनटू द एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग उसी का एक्सपेंशन है फंक्शनल डेफिनेशन का। वहाँ सिर्फ हमने चारों कैफियत का सिर्फ जिक्र किया था। अब यहाँ थोड़ा सा उसकी हम बयान कर रहे हैं कि जो हरारत और बरूदत होती है उनको जो है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरह से वो एक्शन करती है। ये फिगर है, ये एक्शन ऑफ हीट इन द एलिमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये उसका स्टैटिक वो है, प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट के, नॉर्मल या एतदाल पे जब वो मौजूद होता है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, यानी उसके पार्टिकल जो होते हैं कुछ इतनी दूर पे अरेंज होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इतना होता है उसका, ये उसका वॉल्यूम है मान लेते हैं। लेकिन जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और 2 पार्टिकल्स के बीच में या 2 एटम के बीच का जो ये स्पेस होता है ये इन्हांस कर जाता है, ये स्पेस इन्हांस कर जाता है। तो ये इन्हांसिंग स्पेस जो है वो एक्सपेंशन ऑफ मैटर कहलाता है। यही वजह है कि जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को कुछ उसको शेप देना चाहते हैं या वो इससे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसको हमें पिघलाने की ज़रूरत पड़ती है या उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। आप ये सोचते होंगे कि ये टेम्परामेंट में इसका क्या ज़िक्र है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। टेम्परामेंट में सबका ज़िक्र है और सबकी वैल्यू है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे जिस्म में भी चलता रहता है। ड्राई जो होता है, वेट एंड ड्राई गवर्न द रिएक्शन एंड इफेक्टिवनेस एक्सपेंशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये हमारा जो फिगर ए है हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद हम फिगर 2 देख लेते हैं, बी देख लेते हैं। ये क्या है? रिडक्शन हीट इफेक्ट एज हीट रिड्यूस्ड फ्रॉम द एम्बिएंट टेम्परेचर, मोतदिल से। ठीक है, द सब्सटेंस ट्रांजिशन टू अ डेंसर स्टेट। तो दिस फिनोमेना इज रूटेड इन द बेसिक फिजिक्स, स्पेसिफिकली द प्रिंसिपल ऑफ हीट कंडक्टिविटी। ये भी कुल्लियात नफीसी से लिया है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसी से लिए। तो अब यहाँ देखिए कि जब हमने उसको रिडक्शन कर दिया, उसकी हीट रिड्यूस कर दी, यानी उसकी कूलनेस बढ़ा दी, तो इस तरह से वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इनके बीच की जो स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसका वॉल्यूम और श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे जो हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे हम अपनी यूनानी के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ पे इन सब चीज़ का इस्तेमाल होगा कि गिल्ज़त क्यों पैदा होती है मादे में, और रिक्कत क्यों पैदा होती है, और तसद्दुद क्यों लाहक होता है, मादा क्यों रिटेन करता है, एहतबास क्यों होता है, इस्तफ़राक क्यों होता है। और जब हम एहतबास और इस्तफ़राक कराते हैं, जब हम रेजिमेंट देते हैं, नुज़ देते हैं, तो वहाँ ये थ्योरी कैसे इस्तेमाल में आती है। हमने दो हमने पढ़ लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिशियन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिसिस्ट। अब हमें पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लेटर स्कॉलर्स, जो हमारे असहाबे खलीद भी कहलाते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। ये लोग जो थे अनकाउंटेबल एलिमेंट्स के एलिमेंटल थ्योरी के कायल थे, इसीलिए इनके नज़दीक जो एलिमेंट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, उनकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। ये हमेशा नए नए इसमें एलिमेंट्स मिलते रहेंगे और एडिशन होता रहेगा एलिमेंटल थ्योरी में।
तो इनकी बात देखा जाए तो बड़ी हद तक सही लगती है, लेकिन अतिब्बा की जो पुरानी बात है वो भी सही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कैफियत के लिहाज से डिवीज़न किया है, ना कि उन्होंने एलिमेंट के लिहाज से। इन्होंने एलिमेंट को अलग अलग जो है नाम दिया है, और इनका ये भी कहना था कि दुनिया में कोई भी एलिमेंट अपनी असली हालत में नहीं पाया जाता, सब मिक्स होते हैं। इसीलिए हमारे जो फिज़िसिस्ट थे और फिजिशियन थे उन्होंने उसकी 4 क्लासिफिकेशन करी, लेकिन इन्होंने इसको 4 में क्लासिफाई नहीं किया। इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट था। मेरे ख्याल में इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बाद में जो पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया गया वो इसी का नतीजा था, या इसी का फर्दर एक्सप्लोरेशन था। दे स्टेटेड दैट द एटम्स, यानी उनकी जो कैफियत होती है एटम्स की, टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी एटम्स की जो कैफियत होती है ये टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यानी एनर्जी 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसी को आजकल के दौर में इन्होंने जो है शेल ऑफ द एटम्स का नाम दिया है, और वो भी शेल जो है इसी एनर्जी लेवल के लिहाज से ही मुतय्यन की गई है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी इज़ एक्टिव पोटेंशियल, यानी जितना इनका लेवल होता है उसी लिहाज से उसकी पोटेंशियलिटी होती है। और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है। इज़ एक्टिव पोटेंशियल वाइल एसेंस इज़ द पैसिव, यानी जो उनका वही मादा एसेंस जो है वो पैसिव है। तो देखा जाए हर एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। हालांकि कभी कभी किसी का एटम बड़ा है साइज़ में, छोटा है या बड़ा है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता उसकी रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और सब लोग जानते हैं जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है। अब ये आता है यहाँ पे कि स्टेटमेंट शोज द सेम कॉन्सेप्ट। हालांकि ये स्टेटमेंट ऐसा लगता है मिलता जुलता पहले और दूसरे से, लेकिन पहले वाले से तो बहुत بعید है। हाँ, दूसरे वाले से कमोबेश करीब तर लग रहा है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट अलग है, काफ़ी अलग है। दिस एटम डज नॉट हैव सच प्रॉपर्टी टू इंड्यूस हीट इटसेल्फ, बट इन वाटर एटम्स कैन डेवलप ओनली कूलनेस। इन्होंने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके एटम में अपने आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो हीट प्रोड्यूस कर लें, अनलेस कि वो किसी से मिलें। सिर्फ वाटर ही एक ऐसा है जिसके अंदर, जिसके एटम में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कूलनेस पैदा करते हैं। जब वो किसी चीज़ के साथ मिलते हैं तो उसको कूल कर देते हैं या उनकी रिएक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जदीद दौर का एटम के शेप साइज़ का पिक्चर है। इसको हमने इंटरनेट से लिया, ख़ुद नहीं बनाया, जबकि इसके पहले वाला ये वाला जो था हमने ख़ुद बनाया इसको, लेकिन ये वाला हमने इंटरनेट से लिया, ये दिस वन। लेकिन बाकी चीज़ें हमने ख़ुद बनाई हैं। तो एवरी एलिमेंट एक्ट्स डायरेक्टली बाय द साइज एंड शेप इन ऑन एसेंस वाइल रिएक्ट विद अदर बाय द कैफियत। यहाँ इनके कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट का जो एटम है वो अपने अंदर भी एक इफ़ेक्ट रखता है। तो अपने अंदर जो ये इफ़ेक्ट रखता है ना, वो अपने शेप और साइज़ के लिहाज से करता है। तो अगर अभी हम आज देखें तो हमें ये बात पता है कि जितना बड़ी शेल होती है उतना ही बड़ा उसके न्यूक्लियस में जो है उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये बात देखा जाए तो बड़ी मुनासिब लगती है, और इसका मतलब है कि फ़िलासफ़िकली वो सारी चीज़ों को जानते थे, समझते थे कि किस तरह काम करता है, बस वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे उसको फिगर में, या उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट होके जो बातें साबित हुई उसमें बहुत कम वेरिएशन है। तो वाइल रिएक्ट विद द अदर बाय द कैफियत, लेकिन ये जब दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो अपनी कैफियत के लिहाज से करते हैं। तो हमने अभी देखा था कि कैफियत यानी एनर्जी का लेवल है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो इसकी शेल होती है ये हम इसको कैफियत के ज़िम्मे में रखते हैं। इससे पहले भी हमने बताया था कि ये हम कैफियत के ज़िम्मे में रखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैफियत हो गया। और ये जो इसका एसेंस है तो इसका साइज़ और शेप के लिहाज से ये अपने ऊपर असरअंदाज होता है, और अपनी कैफियत के लिहाज से ये दूसरों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो यहाँ हमने बता दिया यही चीज़ कि फॉर्म ऑफ एनर्जी और साइज़ और शेप, और ये आज के दौर का प्रेजेंटेशन है जो इस बात में सबूत है कि इनके शेप, साइज़, इनका मिलना और ये सब कुछ कितना डिफरेंट है। और ये बात प्रूवन है कि हर एटम जो है गोल नहीं होता, इनके मुख्तलिफ
शक्लें होती हैं। अब वो शक्लें एकदम एग्जैक्टली तो सब पता नहीं है, अभी भी इतना एडवांसमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन जो अब तक समझा गया है उसे यही बात समझ में आई कि सब गोल नहीं होते और सबका शेप साइज़ अलग अलग जुदागाना होता है। जो असाबे खलीत हैं, इनकी थ्योरी को फर्दर 3 हिस्सों में और क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि इनका जो तज़किरा है, एक्सप्लेनेशन इतना वास्ट है, इतना अप टू डेट है, इतना मॉडर्न है कि उसको ज़रा सी उसमें बयानिया में नहीं समझ सकते। तो उन्होंने इसके लिए कुछ कहा कि होमोजेनिटी ऑफ द कंपोजिट टेम्परामेंट। ये कहा गया कि जब मुरक्कब बनता है तो उसके अंदर होमोजेनिटी होती है, यकसानियत होती है, तशाबे होता है। तो ये तशाबे 3 तरीके से बयान किया गया, तशाबे हिस्सी, तशाबे हकीकी, तशाबे नौई। तो इस तरीके से इनका जो असाबे खलीत का तज़किरा था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। दिस टेम्परामेंटल कैफियत ऑफ ए कंपाउंड इज़ होमोजेनस in all atoms and its parts. This is apart again into 3 doctrine of concepts. ठीक है, अभी जैसे हम बताया कि ये फर्दर इन 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया, इन 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। यानी ये मोड है, मोड ऑफ कॉम्बिनेशन है, कैसे कंबाइन करते हैं, इनकी क्या वैलेंसी है, क्या टेंडेंसी है, इंक्लाइनेशन क्या है, इनके अंदर रिपल्जन क्या है, एफिनिटी क्या है, इनकी किस तरह बॉन्डिंग होती है, कैसे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये उसके तरीक़ेकार हैं। तशाबे हिस्सी जो है, असहाबे खलीत का नज़रिया जो था कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप होमोजेनिटी ऑफ ए कंपाउंड इज़ डिसेप्टिव डिस्पाइट ऑफ इट एवरी एटम्स नेचुरल कैफियत इनहेरेंट एनर्जी रिमेन्ड देयरिन। तशाबे हिस्सी, ठीक है, तशाबे हिस्सी असाबे खलीत, इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप होमोजेनिटी ऑफ ए कंपाउंड इज़ डिसेप्टिव। ये कहते हैं इसके अंदर होमोजेनिटी रहती है और जो दिखाई सिर्फ एहसास के ज़रिए इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इनकी जो कैफियत अपनी होती है, डिस्पाइट ऑफ इट एवरी एटम्स नेचुरल कैफियत, जो इनके अंदर इनहेरिटेंट एनर्जी होती है, जो उनकी अपनी ओरिजिनल रहती है, वो अपने आप बाकी रहती है उसके अंदर, वो जो है एक दूसरे की लॉस नहीं होती है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड टेम्परामेंट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑल ओरिजिनल डिफरेंट कैफियत एंड अनरिवील्ड बिकॉज, मतलब वो पता नहीं चलती है लेकिन उसके अंदर मौजूद रहती है, वो अपने आप को लूज़ नहीं करते, एकदम से अपनी सारी प्रॉपर्टी को ख़त्म नहीं कर देते। ठीक है, बिकॉज कंपाउंड कैफियत न्यूट्रलाइज द हीट ऑफ फायर एंड कूलनेस ऑफ वाटर ऑन ए सिंगल एंटिटी। ये कैफियत जो ज़िक्र हीट और वाटर या कूलनेस है ना, ये हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड बिना वाटर मिले वजूद में नहीं आता, तो इसलिए हमेशा जब भी ये ज़िक्र करते हैं तो फायर और वाटर का ज़िक्र करते ही करते हैं उसके अंदर, ताकि जो है पता चले कि हाँ इसके अंदर चारों कैफियत शामिल हैं और इनके बगैर ही कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है। तो इसलिए ये बताने कि वाटर जो है अपनी कूलनेस को खो देता है और फायर अपनी जो हीट को खो देती है, तो जब दोनों खो करके एक बीच में आते हैं तो एक नया एंटिटी बनती है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जगह बाकी रहते हैं। जैसे सिरका और शहद का है कि अगर मिला के बना दिया जाए तो हालांकि वो एक नई चीज़ बनती है, लेकिन दोनों का टेस्ट उसके अंदर मौजूद रहता है। अब ये आता है कि ट्रू होमोजेनिटी डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसफर्स, तशाबे हकीकी, ये एक्चुअल में ट्रू तशाबे है, यानी होमोजेनिटी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये है कि दिस होमोजेनिटी इज़ ट्रू एंड रियल जस्ट बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑल अपोजिट कैफियत क्रिएट्स वन न्यू प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ यूजुअली मॉडेस्ट ऑफ ऑल। यानी हमारे पास क्या है कि 4 तरह का मान लीजिए मादा है, इस 4 एलिमेंट मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीसरा है, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये चौथा है। ये चारों मिले, चारों ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर दी, ये अपनी प्रॉपर्टी को सारा लूज़ कर देते, कोई सा भी इनके अंदर रिमेन नहीं रहता, और उन सब के बाद ये अपना बिल्कुल इंटरमीडिएट जो है कैफियत वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट कैफियत होती है ये वाली ना, ये बिल्कुल तिब ने ये कहा है कि बिल्कुल मुतवस्सत होती है, बीच में होती है,
यानी इनके दरमियान में होती है। तमाम चीज़ें जितनी मिलती हैं उन सब के दरमियान की एक कैफियत नमूदार होती है और ये तशाबह हकीकी कहलाता है। यानी जितने कंपाउंड होंगे वो सब अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे और सब लॉस करके एक नई चीज़ बना लेंगे। तो दैट इज़ द तशाबह हकीकी एंड ट्रू होमोजेनिटी। इट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसफर। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई। और आगे देखते हैं हम कि अब आता है तशाबह नौई। तशाबह नौई बड़ा बढ़िया इम्पोर्टेंट है ये भी, और इसकी अपनी बड़ी वैल्यू है। तशाबह नौई, अभी हमने नौ का बहुत ज़्यादा जिक्र किया था कि नौ के बारे में हमने सब पढ़ लिया कि तशाबह नौई यानी नौ जैसा कि उनके हमने बताया कि एटम्स के डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं। तो वो जो होमोजेनिटी आती है नौ के एतबार से बाय द साइज़ एंड शेप ऑफ द एटम्स, ये उस पर डिपेंड करती है कि जो 2, 4, 6 जितने भी एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उनके एटम्स का शेप और साइज़ क्या है। वो अपने एटम के शेप और साइज़ के एतबार से जब बाहम मिलते हैं तो उनके अंदर यकसानियत होती है। यानी एक एक एटम सबका मिल करके जो एक कंपाउंड बनाएगा तो वैसी एक एक मिल के सबके साथ कंपाउंड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक किसी के साथ कुछ भी जोड़ के बना ले दूसरा किसी के साथ, नहीं, इन सब में यकसानियत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक है कि इसमें 4 एटम है, एक छोटा है, एक बड़ा है, इंटरमीडिएट है, एक और बड़ा है, इन सब ने मिला के इस तरह का एक कोई कंपाउंड फॉर्म किया तो सेम कंपाउंड पूरे कंपोजिशन में मौजूद रहेगा। तो ये तशाबह नौई है। यानी उसमें जो छोटे एटम होंगे उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इनके लिहाज से, बड़े जो होंगे उनकी रिक्वायरमेंट कम रहेगी कहीं कहीं जहाँ उनका वेट का की जिक्र आता है या वेट की बात होती है। बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे इससे पहले हमने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दिया था कि इसके अंदर भी वही बात है कि हाइड्रोजन जो है इसका वेट कम है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन अकेला जब 2 हाइड्रोजन से मिलता है तभी एक वो मॉलिक्यूल बनाता है। तो सेम बात तशाबह नौई में है। तशाबह नौई का मतलब ये हो गया कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनको डिफरेंट शेप साइज़ के वो चाहिए होते हैं एटम्स, और वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। पूरे कंपाउंड में मॉलिक्यूल एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, और अब आता है कि डेफिनेशन ऑफ टेम्परामेंट। अब अतिब्बा ने डेफिनेशन टेम्परामेंट की दी है तो क्या दी है। अभी तो ये फाइनल डेफिनेशन नहीं है, फाइनल डेफिनेशन सबसे लास्ट में बताएंगे जो हमारे तिब के लिहाज से बिल्कुल फाइनल डेफिनेशन मानी जाएगी या साबित होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन 2 or more or less an intermediate property of the 4 कैफियत is created is called the temperament। जैसे कि 10 एटम हैं और 5 एटम्स हैं, तो इसमें यह है कि जब किसी के मॉलिक्यूल 10 हैं, जैसे अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ा पानी का, कि उसमें जो है यही रेशियो है 2:1 का रेशियो है। तो ये बिल्कुल यही फिगर एग्जैक्टली कुलियात नफीसी ने बयान किया है कि ये डेफिनेशन जो होती है कि इसको मोर और लेस कहा है। मोर और लेस कहने का मतलब इनके यही है कि बिल्कुल बराबर बराबर नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 एटम इस साइड हैं और 10 एटम इस साइड हैं तो ये दोनों मिलेंगे तो 5 इसके मिलेंगे, 5 इसके मिलेंगे तो ये एक कंपाउंड बनेगा। ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं ये यही कहना चाह रहे हैं कि मोर और लेस का मतलब यही है कि मोर और लेस यानी कि एक तरफ तो 10 एटम हैं, एक तरफ से 10 एटम है, एक तरफ से 5 हैं, तो मोर और लेस जो है मिलेगा तो इसका 5 एटम ही इस 5 से मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 इस 5 से मिले। ठीक है, तो जब इनके रेशियो में फ़र्क आ गया, तो जब मोर और लेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जो इस तरह का इंटरमीडिएट स्पेस या इंटरमीडिएट जो कैफियत पैदा होती है वो एक तरह का टेम्परामेंट कहलाती है वो भी। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हर जगह नहीं होता, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स में होता है और कहीं कहीं हमारे बॉडी में भी होता है। सेल्स हैं, सबका टेम्परामेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसलिए सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस कंपाउंड विल काउंट एज ए हार्ट, तो अगर उसमें 5 ओवरवेल्म करेगा
तो जो ओवरवेल्म करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हार का 10 था, ओल्ड का 5 था, तो 5 तो उसमें उससे न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन 5 ओवरवेल्म कर रहा है तो वो जो है हार माना जाएगा। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा डेफिनेशन समझाना चाह रहे हैं जो इस बात के लिए सबूत है। अब हम थोड़ा मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं इसको कि क्या है। द लिमिट ऑफ हाउ मेनी अदर एटम्स एंड एलिमेंट्स एटम कैन कंबाइन विच इज़ कॉल्ड इज़ द वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी कहलाती है कि हाउ मेनी अदर एटम्स एंड एलिमेंट्स एटम्स कैन कंबाइन, एक एलिमेंट का कितना एटम दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम से ज्वाइन कर सकता है और कैसे कर सकता है, ये जो कहलाता है ये वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी is the combining capacity of the element, essentially the number of bonds an atom can form with other atoms to form a molecule or compound। ज़रूरी नहीं होता कि इसमें एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक ही एटम को ज्वाइन करे, कभी कभी 2 ज्वाइन कर लेता है, तो ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये मॉडर्न का कंसेप्ट है केमिस्ट्री का। ठीक है, दस द कैपेसिटी ऑफ द बॉन्डिंग वन एलिमेंट्स एटम इज टू अदर इज़ कॉल्ड द वैलेंसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हम इसको वैलेंसी कहते हैं जदीद टिप में, जिसको अभी हमने ये पढ़ा था डेफिनेशन और तशाबे नोई। ठीक है, ये बात है, तशाबे नोई को हमने उसमें वैलेंसी के ज़िम्न में पढ़ लिया। और टेम्परामेंट, देयर आर 2 कंटेक्स्ट ऑफ द टेम्परामेंट इन द मीनिंग ऑफ ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन के एतबार से टेम्परामेंट के कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। अभी ये लंबा प्रोसेस है, मेरे ख़्याल में बहुत लंबा हो जाएगा ये। बाकी अगले लेक्चर में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख़्याल में 2 लेक्चर और करने पड़ेंगे, इसके बाद फिर इंशाल्लाह टेम्परामेंट का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि ये एपिसोड देखिए और इसको अगर नहीं समझ में आता है तो इससे पहले वाला देखिए। इससे पहले वाला बहुत कम लोगों ने देखा, मुझे लगता है कि शायद वक्त सही नहीं था, मुनासिब नहीं था उसको अपलोड करते वक्त, लेकिन उसको जब देखेंगे तो ये थर्ड वाला काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि टेम्परामेंट को कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर हम अखलाक का नज़रिया पढ़ेंगे। ओके, बाय।